जी, तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल टर्नओवर में पहले जो लिखा है, लेस इफेक्टिव स्टाफ माइट बी रिप्लेस्ड बाय मोर इफेक्टिव स्टाफ। और ब्रैकेट में मैंने लिख भी दिया साहब कि भाई आपने वो वर्कर जो इनएफिशिएंट है उनसे जान छुड़ानी है, लेकिन जान छुड़ाने के लिए कोई सॉलिड रीजन चाहिए, वो मिल नहीं रहा। तो आपने कहा कि फिर इनको कॉम्पनसेशन, वो क्या कहते हैं उसे, कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी अगर उनको रिडंडेंट करेंगे तो कोई मेजर एलिगेशन तो उन पे लगता नहीं है। तो फिर अगर वो खुद ही छोड़ के जा रहे हैं तो आपके लिए आसानी हो गई। अब आप एक अच्छे वर्कर जो, अगर पहले आपने अच्छी तरह रिक्रूट नहीं किए थे, तो आप अब वो वर्कर जो ज्यादा सूटेबल हैं, जिनका टेम्परामेंट है, जिनकी रेलेवेंट स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंसी है, आप उनको हायर कर सकते हैं। तो ये एक फायदा है। और आगे डेवलपमेंट तो आप कर ही सकते हैं कि अफेक्टिव, जब मैंने वर्ड लिखा मोर अफेक्टिव स्टाफ, ये अफेक्टिव से क्या मुराद है? बहुत दफा बात हुई है इसके ऊपर। Sir, able to achieve the targets. वेरी गुड, यानी कि स्टाफ को जो भी टारगेट दिए जाएंगे वो उनको सक्सेसफुली अचीव करने के काबिल, उनको बोलते हैं इफेक्टिव स्टाफ। सही। न्यू आइडियाज एंड वर्क टेक्निक्स में कम विद न्यू वर्कर्स। और आप अगर, क्योंकि लेबर टर्नओवर है तो आप नए वर्कर तो आपको रखने ही है। अच्छा, कोई वर्कर चला भी गया जो अच्छा था, तो हो सकता है उसी जगह वो वर्कर आ जाए जो उतना कॉम्पिटेंट भी है, लेकिन उसके पास नए आइडियाज हैं, नए टेक्निक्स हैं टू हैंडल कस्टमर्स, या टू पोर्ट्रे अ गुड इमेज ऑफ द बिजनेस। तो आप सीख सकते हैं उनसे। जैसे कि अगर आप कोई रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में एक आपने कोई बंदा हायर किया जो आपका बाहर से लेबर टर्नओवर की वजह से, तो उसने आपको आइडिया दिया कि भाई जब कस्टमर जाए तो उनको कोई छोटा सा गिफ्ट ऑफर कर दें, टू टेल देम या टू मेक देम फील दैट दे आर इम्पोर्टेंट टू आवर रेस्टोरेंट। चाहे छोटा ही हो, बहुत खर्चा ना भी हो, लेकिन वो कस्टमर जो रेगुलरली विजिट करते हैं। अब ये आइडिया आपको, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, उसने आइडिया दे दिया, और आप जो है वो अब उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उससे यू माइट हैव कंपैरेटिव एडवांटेज ओवर अदर कंपेटिटर्स। कि आप ये थोड़ा जो कस्टमर्स की केयर है, इंपॉर्टेंस है, वो उसका ख्याल रखते हैं। तो और वर्क टेक्निक भी, आप काम अगर कर रहे हैं तो हो सकता है उनके पास को बेहतर टेक्निक हो काम करने की, काम को जल्दी करने की, ज्यादा अच्छा करने की। तो वो भी आप उसमें तो उसमें वो आप फायदा से उठा सकते हैं। अब वो वर्क टेक्निक जो है वो आपकी कॉस्ट कम कर सकती है, या आपकी बिजनेस में वो एक सर्टन कोई टेक्नोलॉजी या कोई सर्टन सॉफ्टवेयर फॉलो किया जाता था, तो आप बता सकते हैं बिजनेस को भी कि हम ये फॉलो करते थे, और उससे हमारी कॉस्ट जो है वो इतनी कम रहती थी। या हमने जो हमें अगर प्रॉब्लम आई थी, फर्ज किया कॉस्ट का इशू आया था कि कॉस्ट हमारी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी या बढ़ रही थी सिग्निफिकेंटली, तो हमने इसको कैसे टैकल किया, व्हाट टेक्निक डिड वी यूज। तो वो आपको भी हेल्प कर सकती है अगर आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज तो शायद ना बता पाए क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया। अच्छा खैर, ये ठीक है। फिर डाउन साइजिंग बिकम दीजिए, सारी पता वो की पहले बात हो चुकी है। रिडंडेंसी पेमेंट नहीं देनी, और वो एक कॉस्ट है आपकी, और कॉस्ट आपके प्रॉफिट को कम भी करती है, आपको पता है। नुकसान में कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग, ऑफ कोर्स ये बताने की जरूरत ही नहीं है। ट्रेनिंग कॉस्ट है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और आगे प्रॉफिट को कैसे डेवलप करना है ये तो बहुत दफा किया भी हुआ है। लॉस ऑफ आउटपुट, वेकेंसी टेक्स टाइम टू बी फिल्ड। एक वर्कर को अगर आपने रखना है और आइडियली सूटेड जो वर्कर है वो आपने चूज करना है, तो आपको हो सकता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो या टाइम टेकिंग हो, तो उतनी देर में नो वन विल बी देयर टू परफॉर्म दैट जॉब, तो आपकी वो पर्टिकुलर सेक्शन में जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये एक इशू है। और जब आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रही, इसका मतलब है, सीधी सीधी बात है, वो आप जो डिमांड मीट नहीं कर पाएंगे, डेडलाइन वगैरह, वो तो एक है, इमेज खराब होगा या कस्टमर अनाय होगा, ये कहलाता, ये भी चीज है, एस्पेक्ट है। एक ये भी है कि आउटपुट नहीं बन रही, तो इस आपने वर्कर तो हायर कर लिया है, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आउटपुट बन नहीं रही, और वर्कर आपने रख लिए हुए हैं, और सैलरी भी उनको दे रहे हैं, लेकिन बना वो कुछ नहीं रहे, क्यों? वो ट्रेनिंग ले रहे हैं।
तो एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, या फिर आप प्राइस को ज्यादा करेंगे तो आप प्राइस कंपेरेटिव नहीं रहेंगे। अच्छा, लैक ऑफ टीम स्पिरिट, ये भी समझ आती है कि नए वर्कर रख रहे हैं तो पुराने वर्कर के साथ उनको एज अ टीम काम करना जरा मुश्किल होगा, या स्टार्ट में तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। तो एक ये इशू आ रहा है, और टीम स्पिरिट तो बहुत जरूरी है टू अचीव द टारगेट्स। और इसलिए कहते हैं कि अगर कोई बंदा अकेला काम कर रहा है ना, तो वो बंदा शायद मे नॉट वर्क एट पार, कि वो कहेगा यार बहाना बना दूंगा यार, नहीं सर जी काम हुआ, बीमार था, छुट्टी कर दी, जो भी है। लेकिन अगर एक टीम में आप काम कर रहे हैं, तो आपकी टीम स्पिरिट जो है ना, वो आपको एट टाइम आपके पोटेंशियल से भी ऊपर ले जाती है। आप थक रहे हैं, बीमार हैं, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं यार, आई वोंट लेट माई टीम डाउन। तो वो जो टीम स्पिरिट है, वो आपको जो है ना, वो जो आपकी पार परफॉर्मेंस है उस पे ले जाती है, या उससे भी आगे ले जाती है। ऑफ कोर्स शॉर्ट रन में हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता कि आप फर्ज किया 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, तो चले शॉर्ट रन में तो हो सकता है कि अचानक पीक सीजन आया हुआ है, डिमांड बढ़ी हुई है, तो लेकिन लॉन्गर रन में नहीं हो सकोगे, हेल्थ तो आपकी फिर खराब हो जाएगी, फिर वो काम कैसे करेगा। लेकिन उन डेडलाइंस को मीट करने के लिए यार आपको फॉर सर्टेन टाइम पीरियड वो दिन रात एक करने पड़ रहे हैं, तो टीम स्पिरिट आपको मोटिवेट रखेगी। अदरवाइज जो है वो, इमेजिन करो ना, आप अकेले काम कर रहे हैं, लेट सीटिंग कर रहे हैं, आपके यार मैं क्यों करूँ, सारा ऑफिस चला गया, और एक है सारी टीम बैठी हुई है, तो यू माइट नॉट फील द सेम वे। पर आपको पता है नहीं भाई, हमारा एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हमने अचीव करना ही करना है। तो इसलिए टीम स्पिरिट जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर शायद नहीं होगी, क्योंकि टीम स्पिरिट आती है व्हेन यू नो ईच अदर और वन एंड अदर वेरी वेल। तो वो चूंकि एक्वेंटेंस हुई नहीं होती, फेमिलियरिटी नहीं होती, तो ऑफ कोर्स आप फिर आप भी उतना ही काम करते यार, ये नया है ये काम करे, मैं क्यों करूं। अगर पुराना वर्कर होगा, आपका फेलो वर्कर है, और आपके उससे अच्छी रिलेशनशिप है, तो समटाइम्स यू वुड लाइक टू हेल्प आउट द अदर वर्कर एज वेल, कि यार कोई बात नहीं, मैंने काम जल्दी कर लिया है, तो लेट मी हेल्प हिम। लेकिन अगर वो नया है तो आप कहेंगे यार ये नया आया है तो ये भी तरह काम करे ना। ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, हम दोस्तों की तरह मदद कर देते हैं, लेकिन एक अजनबी है तो हम उसकी उस तरह मदद नहीं करेंगे, हम कहेंगे यार भाई अपना काम खुद करो, हम क्यों करें आपके हिस्से का काम। तो वो फिर समटाइम्स टारगेट्स नहीं अचीव होते, पर्टिकुलरली एट द स्टार्ट, जब वो एम्प्लॉई नए आए हैं, या अगर एम्प्लॉई नए आते ही रहते हैं, यही है ना हाई लेवल टर्नओवर, तो यही है, हर साल नए एम्प्लॉई आ रहे हैं, कुछ वर्कर रहते हैं, कुछ चेंज हो जाते हैं, तो टीम स्पिरिट तो कभी बन ही नहीं पाएगी, तो लॉन्गर रन में प्रॉब्लम ही रहेगी बिजनेस को। अच्छा, एक ये हो गया, लास्ट जो हमारे पास है वर्कर की परफॉर्मेंस को मेजर करने का तरीका, वो है वेस्ट लेवल, रिजेक्ट रेट्स, कंज्यूमर कंप्लेंट्स। अच्छा, ये इसकी ना 3 स्टेजेस। एक है आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, और आपको लग रहा है कि कुछ प्रोडक्शन आपसे सही नहीं हो रही, मतलब आपने चीज बनाई नहीं बनी, खराब हो गई। फर्ज किया कि फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वुड कटिंग हुई, लेकिन आपसे वो पीस सही नहीं कटा, लेट्स से, तो आपको यू हैव टू डू इट अगेन। आप कोई कार पेंट कर रहे हैं, तो आपको लगा कि पेंट थोड़ा सा जो है वो जो बाउंड्री है उससे बाहर निकल गया है, तो अगेन आपको फिर वो इशू आएगा। या फिर कोई पार्ट बना रहे हैं और पार्ट जो है वो नहीं सही बना। अच्छा, अब ये तो है कि प्रोडक्शन में ऑफ कोर्स वेस्टेज तो होता है, लेकिन वेस्टेज कितना हो रहा है कि आपको देखना है। कभी आप घर में अगर लकड़ी का काम करवाएं, तो आप देखेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे जब सारा काम हो गया है, और आप नजर मारें अगर उस जगह पर जहाँ काम हो रहा है, तो आपको बहुत से पीसेस मिलेंगे लकड़ी के। वो क्यों पड़े हुए हैं, काम तो बुरा हो गया, इसलिए कि वो वेस्ट है, वो किसी काम आने वाला नहीं है। तो वेस्ट तो होता है, ये तो ठीक है, लेकिन अगर वेस्ट लेवल बढ़ रहा है आपका, इसका मतलब है देयर इज एन इशू, देयर इज एन इशू विद द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स। वर्कर्स शायद अपनी ड्यूटी को निग्लेक्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देयर जॉब, जिसकी वजह से एडिशनल वेस्टेज हो रही है परफॉर्मेंस। अच्छा, एक तो ये आ गया राइट एट द प्रोडक्शन लेवल। एक है प्रोडक्शन होने के बाद आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया था ऑर्गेनाइजेशन में, आपने मैच किया, यार ये चीज बन गई है, जरा मैच तो करें, सही बनी, जो हमारा स्टैंडर्ड उसको मीट कर रही है। तो वहां पर भी बात का एक चीज, एक है वेस्ट लेवल, तो है ना चीज बनते हुए जो आप वेस्ट कर रहे हैं चीजें, जो आप किसी काम की नहीं है। रिजेक्ट रेट है, एक चीज पूरी बन गई है, लेकिन आपको लगता है कि इट डज नॉट मीट द स्टैंडर्ड, तो आपको अब
अपने इमेज को मेंटेन करने के लिए उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। आपने कोई ग्लास बनाया है और आपने ये क्लेम करते हैं कि ये अनब्रेकेबल है। अगर आप उसको एक सर्टन हाइट से गिराएंगे, सर्टन हाइट से, ये नहीं है कि उसे फुटबॉल ही बना लो खेलते रहो उसके साथ, सर्टन हाइट से गिराएंगे ये नहीं टूटेगा। तो आपको टेस्ट तो करना होता है ना ये। तो आपको लगा एक बैच आपके पास आया, आपने कोई सर्टन हाइट से गिराया, वो टूट गया, तो अब आपको डाउट है कि भाई ये तो आपकी स्टैंड को मीट नहीं कर रहा, आपका क्लेम जो है वो तो एक फॉल्स क्लेम कंसिडर किया जाएगा, तो आपको रिजेक्ट ही करना पड़ेगा। तो ये इशू है। गाड़ियों में भी ऐसे होता है। आप गाड़ी बनाते हैं ना, तो आप बताते हैं कि कितनी सेफ है, वो कितनी इंटेंसिटी के एक्सीडेंट को बियर कर सकती है। तो बकायदा गाड़ी को चलाया जाता है और एक सर्टेन स्पीड पे क्रैश किया जाता है, देखने के लिए कि भाई गाड़ी की डैमेज कितना हो रहा है और पैसेंजर्स कितने सेफ हैं। अंदर डमीज डमीज बिठा देते हैं, या अगर और जर्क कितना आ रहा है, क्योंकि बात का ये होता है कि डैमेज तो ज्यादा नहीं हुआ गाड़ी को, लेकिन आपकी वो जो है वो जर्क इतना ज्यादा आया कि आपकी वो गर्दन की जो हड्डी है, नेक बोन टूट गई, बैकबोन पे इफेक्ट आ गया, तो वो भी बहुत डैमेजिंग हो जाएगा। एनीवे, तो वो देखते हैं, तो रिजेक्ट रेट वहां पर भी आते हैं। यानी कि चीज बनाने के बाद इफ इट डजंट मीट द स्टैंडर्ड, कुछ च्युइंगम बना रहे हैं, एंड पे आके च्युइंगम देखिए यार टेस्ट सेम बन रहा है, नहीं, अगर वो टेस्ट नहीं डेवलप हुआ, अगेन देयर इज एन इशू। तो रिजेक्ट रेट्स कहाँ होते हैं, ये हमने पढ़ा भी हुआ है, ये होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के केस में। और क्वालिटी कंट्रोल क्या होती है? when there are inspectors who are specialized to check the quality of the product, तो वो चेक करके फिर रिजेक्शन करते जाते हैं, ये प्रोडक्ट जो है ना वो मार्केट में नहीं जाना चाहिए, इट इज नॉट, दिस प्रोडक्ट इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड दैट इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज आती है कंज्यूमर कंप्लेंट्स। चीज बना के बेच भी दी, कंज्यूमर आ गया कंप्लेंट लेकर, जैसे इस तरीके देखे प्रॉब्लम, तो उसको भी आपको हैंडल करना है। इसका मतलब है 3 स्टेजेस पे प्रॉब्लम आ सकती है और आप परफॉर्मेंस को वैल्यूएट कर सकते हैं। वेस्ट लेवल कितने हैं, रिजेक्ट रेट्स कितने हैं, और फाइनली कंज्यूमर कंप्लेंट्स कितने। तो अगर आप इन तीनों लेवल्स को चेक करेंगे, तो आपको परफॉर्मेंस आसानी से पता चल जाएगी कि वर्कर की कैसी जा रही है। तीनों लेवल पे अगर वेस्ट लेवल कम है, रिजेक्ट रेट्स कम है, कंज्यूमर कंप्लेंट्स कम है, तो आप कह सकते हैं विद श्योरिटी कि भाई हमारी परफॉर्मेंस वर्कर्स की अच्छी जा रही है। लेकिन तीनों पे आपको मॉनिटर करना पड़ेगा और मैयर भी करना पड़ेगा। अच्छा, ये बात हो गई। फिर कॉजेज ऑफ पुअर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस क्यों होती है? एक, पुअरली ट्रेन स्टाफ। इसका मतलब है अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बुरी जा रही है, तो इट इज नॉट ऑलवेज द फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉय। भाई आजकल कंपनी का भी प्रॉब्लम होता है, कंपनी ने ट्रेनिंग नहीं दी सही से, तो उससे गलतियां हो रही हैं, वो चीज को अप टू द मार्क नहीं बना पा रहा, ये कंपनी का प्रॉब्लम। अच्छा, और भी इश्यूज हो सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है क्योंकि आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत बोगस था। मतलब उसमें आप बहुत जल्दी एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक केस स्टडी थी, उसमें ये कहा गया कि एम्प्लॉयज को टेलीफोन कॉल पे रिक्रूट किया जाए। टेलीफोन टेलीफोन कन्वर्सेशन होती है, उसमें उनसे इंटरव्यू लेते हैं और ओके कर देते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है। आपने ना पर्सनैलिटी देखी, ना उसका बात करने का एक्सप्रेशन देखा, ना कॉन्फिडेंस लेवल देखा, ना उसका टेम्परामेंट चेक किया, तो आपने कर लिया, और बाद में जब जॉब करने आया तो उसका टेम्परामेंट जॉब का था ही नहीं। और उसकी वजह से जब आपके मूड स्विंग्स होते हैं, उस वजह से तो आप अंडर परफॉर्म करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस एट पार नहीं होती। तो ये भी प्रॉब्लम किसकी है? कंपनी की, एम्प्लॉय की नहीं है। तो ट्रेन जहां हो रहा है, तो आपको पता है रिक्रूटमेंट का एक पार्ट होता है ट्रेनिंग, यानी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड्स एट अ स्टेज विच इज कॉल्ड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद आपको कहा जाता है जी अब आप काम करें रूटीन में। तो मैं ट्रेनिंग से पीछे भी चला गया कि रिक्रूटमेंट ही गलत किया आपने। आपने देखा ही नहीं कि ये बंदा जो है, माना कि राइट अमाउंट ऑफ स्किल होगी, क्वालिफिकेशन होगी, एक्सपीरियंस भी होगा, टेम्परामेंट नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पर। अच्छा, या एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग तो दी है लेकिन उसे अब उसका कसूर नहीं है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दैट पर्सन वॉज नॉट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग दैट जॉब, तो इशू आ गया। अच्छा, तो बारह ये बंदे की गलती थी। खैर, तो फिर आप, अगर आपको पता चल गया, तो आप ट्रेनिंग देंगे दोबारा से, या अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को सही करेंगे।
लैक ऑफ एडवांस्ड इक्विपमेंट। तो अगर नहीं है तो इसके मतलब वर्कर्स ज्यादा तेजी से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। आप कंपैरिजन कर रहे हैं अपने राइवल बिजनेस के साथ, वो लेटेस्ट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उन वर्कर को दे नहीं रहे, तो वर्कर की तो परफॉर्मेंस फिर बिलो पार ही रहेगी, यानी कि जो आपने स्टैंडर्ड रख दिया। क्योंकि नॉर्मली जब स्टैंडर्ड रखा जाता है ना, लेट्स से प्रोडक्टिविटी का भी, कि इतनी आपने प्रोडक्शन करनी है, तो वो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को देखा जाता है वो कितना बना रहे हैं, आपने उनके हिसाब से, आपको भी उतना एफिशिएंट होने की जरूरत है। वो आप इक्विपमेंट तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर वर्कर का कसूर तो नहीं है, लेकिन एम्प्लॉई परफॉर्मेंस जरूर खराब हो रही है। लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ वर्क, वर्कर्स को इंडिपेंडेंस नहीं दी जा रही, जिससे वर्कर्स डू नॉट स्टे मोटिवेटेड एंड दे लूज फोकस टाइम एंड अगेन, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम होगी। ये भी इशू बिजनेस का ही है। फिर और उसमें एक चीज ये है कि लेट्स से देयर इज एन इशू इन परफॉर्मिंग अ जॉब। अब वर्कर को पता है इशू क्या है और वर्कर कैन रिजॉल्व दैट इशू, लेकिन वर्कर इज नॉट गिवन द अथॉरिटी टू रिजॉल्व दैट इशू। ठीक है जी, आपको पता है रॉ मटेरियल खराब आ रहा है जिसकी वजह से चीज गलत बन रही है, तो अब वर्कर को अलाउ करना चाहिए ना कि भी रॉ मटेरियल को वापस भिजवाए और सप्लायर से के दोबारा दें। लेकिन वर्कर को अलाउ नहीं किया, वो वर्कर अब वेट कर रहे हैं कि जी हमने रिक्वेजिशन दी हुई है, अब वो जब मैनेजर ऑर्डर देगा सप्लायर को तब चीज, तो उस वक्त तक क्या हो रहा है, आउटपुट बन ही नहीं रही, प्रोडक्टिविटी कम हो गई, और उस वक्त तक वो चीजें बना रहा है वो भी खराब बन रही है ऑफ कोर्स। तो ये भी बिजनेस का ही फॉल्ट है। एब्सेंस ऑफ रेगुलर अप्रेजल सिस्टम, ये अच्छा, इसमें दोनों की बात हो जाए। आप अप्रेजल सिस्टम जब नहीं कर रहे ना, तो वर्कर डिमोटिवेट हो रहा है, यार मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मुझे रिवॉर्ड कोई दे नहीं रहे, ना अप्रिसिएशन दे रहे, ना ही मैं उस कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ। मतलब ये कहते हैं कि जी आप जो है ना वो अबव पार जो परफॉर्मेंस है ना देने वाले एम्प्लॉय, आप उनमें फॉल कर रहे हैं। तो ये इट इज अ बिग मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉय, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा और अच्छा। एक तो ये, आप अपन को बता नहीं रहे, इंटीमेट नहीं कर रहे, एक ये है। आप इंटीमेट क्यों नहीं करें, क्योंकि आपका अप्रेजल सिस्टम है ही नहीं। और दूसरा, अगर आप अप्रेजल नहीं कर रहे तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि एम्प्लॉय परफॉर्म नहीं कर पा रहे, चाहे उनकी गलती है, लैक ऑफ नेग्लिजेंस, लैक ऑफ ऑनेस्टी, हो सकता है ये। तो एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, उस तरह से काम नहीं कर रहे, लैक ऑफ इनिशिएटिव, नहीं काम कर रहे। अप्रेजल करेंगे तो पता चलेगा ना ये एम्प्लॉयज हैं जो ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहे सही तरीके से, दे आर डिसऑनेस्ट। वो भी आपको पता नहीं चलेगा, तो वो काम करते रहेंगे, आपकी परफॉर्मेंस लो ही रहेगी। अच्छा, एक्सटेंसिव टेम्पररी एंड जीरो आवर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी बात हुई थी, यानी कि आपने बहुत ज्यादा वर्कर्स को ये टेम्पररी और जीरो आवर कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप हार्ड एचआरएम फॉलो कर रहे हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपका मकसद कॉस्ट कटिंग है, तो टेम्पररी इसलिए रखा है कि भाई कम अरसे के लिए रखेंगे, पैसे देंगे, बाकी खत्म। जीरो आवर कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहले बताया था, दोबारा जल्दी से थोड़ी सी बात मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले, ये जो पुअरली ट्रेन्ड स्टाफ है, ये कौन सी अप्रोच है, हार्ड के सॉफ्ट? Hard. हार्ड एचआरएम, बिल्कुल सही है। इसी तरह लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ वर्क, ये भी हार्ड एचआरएम है, हमें नजर आ रहा है। और इसी तरह ये जो है, ये भी हार्ड एचआरएम में आ रहा है। और जीरो आवर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कि वर्कर्स को कोई मिनिमम आवर्स दिए ही नहीं गए। इसका मतलब ये होता है कि वर्कर जब भी आएगा इतने घंटे काम तो करेगा, इसका मतलब इतने पैसे उसे मिलेंगे, वो श्योरिटी है कि आपने 8 घंटे काम करना है, 4 घंटे। जीरो आवर का मतलब है काम है तो काम आप करेंगे, काम नहीं है तो नहीं करेंगे। इसका मतलब वर्कर्स की कोई भी गारंटीड सैलरी है ही नहीं। तो ये भी हार्ड एचआरएम में आ रहा है। ये तो क्या जॉब हुई, जॉब ही नहीं। यानी कि आप किसी हफ्ते एम्प्लॉयड हैं और किसी हफ्ते अनएम्प्लॉयड हैं, क्योंकि पैसे तो नहीं मिल रहे आपको, कंपनी के पास काम नहीं, आपको नहीं रख रहे। जबकि जब आप मिनिमम आवर दे देते हैं ना, जीरो आवर के ऑपोजिट, मिनिमम आवर इतने आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए हैं, काम हो या ना हो उतने पैसे घंटों के मिलेंगे, क्योंकि वर्कर अपना उतना टाइम दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। अब ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करा रही तो कोई बात नहीं, पैसे तो मिलेंगे, वर्कर का कोई कसूर नहीं है। अच्छा, तो वो वर्कर, अच्छा इसमें फिर वर्कर डीमोटिवेट तो होंगे ही ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्हें रेगुलर इनकम तो मिल नहीं रही। टेम्पररी वर्कर भी लॉयल नहीं होते, हमने पहले बात कर चुके, तो हम इस पर डिटेल में बात नहीं करेंगे। बोरिंग जॉब, अगर एक ही काम को बार बार करा रहे हैं और आप वर्कर्स को रोटेट नहीं कर रहे, हमने पढ़ा हुआ है ना एएस के अंदर, जॉब रोटेशन, एक ही काम और के बोर हो जाते हैं, आप नहीं कर रहे, तो वो वर्कर फोकस लूज करेगा और परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। लिटिल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो,
उसको पता है मैं जितनी भी अच्छा परफॉर्म कर लूं, मुझे शाबाशी मिलनी और कुछ नहीं मिलना। भाई मैंने ऊपर ग्रो करना है, हायर लेवल पे जाना है, जिसको हम पढ़ते भी हैं, आप लिख भी सकते हैं कि मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स के मुताबिक मैंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव करना है, कि जो टॉप ऑफ द हिरार्की ऑफ नीड्स है वहां जाना है। तो आप जा ही नहीं पाएंगे ना, तो वो क्यों मेहनत करेगा फिर, कहेगा मैं काम करूं ना करूं, मैंने इसी पोजीशन पे रहना है। अच्छा, परफॉर्मेंस खराब होगी, स्ट्रेस्ड वर्किंग एनवायरनमेंट। अच्छा, उसमें बहुत सी चीजें हैं। आपके जो कुलीग्स हैं वो बहुत टॉक्सिक हैं, आपकी टांगे खींचते रहते हैं, सपोर्ट जीरो है आपकी। और आपके बॉस जो है ना वो भी अपना स्टार, वो बॉसी स्टाइल में ही आपसे चलता है। तो आपकी जो वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व नहीं हो रही, वो कह रहे हैं खुद ही करें। और जो आपके वैसे पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, आपके मेंटल हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं, उनको भी रिजॉल्व नहीं किया जा रहा। आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं और आप फोकस ही नहीं कर पा रहे, तो आपको फिर दे हैव टू गिव देम सम डेज ऑफ, कि जनाब इशू को सेटल करें फिर आ जाएं। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ये करती है, आई एम टेलिंग यू। हमारा तो स्ट्रेस वर्किंग एनवायरनमेंट में चाहते हुए भी परफॉर्म नहीं कर पा। अच्छा, अब आप कहें सर वो एक डेवलपमेंट भी तो होती है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट होती है, लेकिन एम्प्लॉय डेवलपमेंट के बावजूद भी इंसान है ना, आपको किसी हद तक उसको अलाउ करना है कि भाई आप अपने ये मैटर्स को रिजॉल्व करें। या अगर वर्किंग इशू है, कोई कलीग के साथ आपका इशू चल रहा है, तो उसको रिजॉल्व करें, सेटल करें मामले को। और मैंने अप्रेजल की नहीं, ये डेफिनेशन थोड़ी सी लिख दी हुई है एंड पे, कि आपको पूरा साल देखना है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। और अप्रेजल की बेस पर आप जहां ये फैसला करते हैं कौन सा एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा बुरा, आप डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले लेते हैं। हमने पढ़ा हुआ पहले, यानी कि अगर एम्प्लॉय जानबूझकर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, या रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, या डिसऑनेस्ट है, तो फिर एक्शन लिया जाएगा, वो भी अप्रेजल की बेस पे। और अगर एम्प्लॉय का कसूर नहीं है लेकिन वो स्टिल परफॉर्म नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ कंपनीज वीक पॉलिसीज, या कंपनीज वो जो हमने अभी बात की है, वीक रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो फिर वो उसको ठीक करेंगे, एम्प्लॉय को नहीं। और इसी के बेस पे फिर आप एम्प्लॉयज को प्रमोशन भी दे सकते हैं। तो बहुत से इसके पर्पसेस हैं। फिर आ गया कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पुअर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। एक तो हाई कॉस्ट समझ आती है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, डैमेज गुड्स नीड टू बी स्क्रैप्ड और रीवर्क्ड। तो ये तो होगा, कॉस्ट बढ़ेगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा आपका। फिर पुअर ब्रांड इमेज, क्वालिटी ऑफ ऑल गुड्स मे नॉट बी ऑफ द सेम स्टैंडर्ड। अच्छा, इसमें दो चीजें, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, जो हायर कॉस्ट है ये आ रहा है कहाँ पर, ये आ रहा है जो रिजेक्शन रेट में पढ़ा है ना, 3 स्टेजेस। तो ये जो हायर कॉस्ट आ रही है कि आपको दोबारा करना बनाना पड़ रहा है, ये रिजेक्शन की जगह पर चीज बना ली, देखा सही नहीं बनी, दोबारा बनाओ, ठीक है, ये वहां पर हो रहा है। ये तो कॉस्ट तो बढ़ेगी, एक चीज को बार बार बनाना पड़ रहा है तो कॉस्ट में बढ़ना है। पुअर ब्रांड इमेज ये कहाँ आ रहा है, ये कंज्यूमर कंप्लेंट्स, चीज बन गई और मार्केट में चली गई, वहां इशू आ रहा है। तो ये भी इम्पैक्ट आ रहा है, ये उसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है। और फिर फेलियर टू अचीव टारगेट्स, यानी कि जो टारगेट बिजनेस ने सेट किया था, वो चाहे सेल्स का हो, आउटपुट का हो, वो आप मीट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी प्रोडक्शन में इशू आ रहा है, प्रोडक्शन स्लो है, या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो अप टू द मार्क नहीं है। तो कस्टमर उतनी चीजें आपसे या उतनी सर्विसेज आपसे ले नहीं रहे, तो ये इशू आएंगे। अच्छा, टारगेट मीट नहीं कर रहे तो क्या हो रहा है, अगर हम उसको डेवलप करें कि बिजनेस की परफॉर्मेंस एक जगह रुक गई है, टारगेट अगर मीट नहीं कर रहे, तो बिजनेस स्टैग्नेंट हो गया, एक जगह खड़ा हो गया। तो बिजनेस अगर स्टैग्नेंट हो जाए ना, तो एक जगह खड़ा नहीं रहता, उसको उसके राइवल बिजनेसेस खा जाते हैं। या तो ग्रो करें, या फिर आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। मतलब ये मैं उन बिजनेस की बात कर रहा हूँ जिनका इंटेंस कंपटीशन होता है मार्केट में। ये उन बिजनेस की बात नहीं कर रहे, छोटा सा खोखा खोल लिया है एक किसी रेजिडेंशियल एरिया में, तो वो तो छोटा सा ही रहेगा, उसके रोज के 50 कस्टमर आ रहे हैं और वो उतना ही कमाता रहेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है बस, उसका कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन है जब आप मार्केट में निकल रहे हैं, और वह कंपटीशन आपका बाकी ब्रांड्स के साथ भी हो रहा है, उनकी बात होगी। तो वहां पर या तो आप वो, यही हम बोलते हैं मेक और ब्रेक, या कामयाब होंगे आगे निकलेंगे, यानी कि या आप फिर फारे हो जाएंगे। तो ये यहाँ की डेवलपमेंट ये बन सकती है। अच्छा, फिर
हाउ टू इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। अब क्या करें उसके लिए? एक तो अप्रेजल सिस्टम को बेहतर करें, हम ऊपर बात कर चुके हैं, मैं दोबारा नहीं करने वाला। ताकि हमें पता चले कौन सा एम्प्लॉय अच्छा है, कौन सा बुरा है। कोई जान के अगर बुरा बन रहा है, नहीं परफॉर्म कर रहा है, निकाल देंगे। जो अच्छा कर रहा है उसको आप फिर अप्रिशिएट करेंगे और ड्यू रिवॉर्ड देंगे, ताकि वो कंसिस्टेंसी के साथ वही उस तरह के परफॉर्मेंस देता रहे। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, अगर एम्प्लॉय आपको लगता है कि कुछ सर्टन एजुकेशन कम है, अच्छा ये एजुकेशन वो वाली जरूरी नहीं है कि एमबीए करवा रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन भी होती है ना, एक सर्टन स्किल सीखने के लिए ट्रेनिंग भी होती है, अपने काम को ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। तो आप वो देंगे। अगर एम्प्लॉय लैक दैट ट्रेनिंग और एजुकेशन, फिर क्वालिटी सर्कल्स आ गए। वो भी बात हुई भी हमारी कि क्वालिटी सर्कल से मुराद क्या होता है। यानी कि आप, मैंने लिखा तो हुआ है वैसे, ये क्वालिटी सर्कल एक टीम होती है वर्कर्स की, और आप हर डिपार्टमेंट से एक वर्कर ले लेते हैं जो उस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वो पूरी डिपार्टमेंट को विजिट करते हैं, सॉरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, और फाइंड आउट करते हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं विच आर बीइंग फेस्ड बाय ईच डिपार्टमेंट। यानी कि पूरे बिजनेस में क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो उनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसका सोल्यूशन पेश करते हैं टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट कि जनाब ये इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, एक तो ये है कि ये आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान होता है इश्यूज, पता है क्यों? वरना तो पूरी डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ विजिट करें, कितने तो महीने लग जाएंगे। तो आपको तो जल्दी रिजॉल्व करना है ना, पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली टू स्टे कॉम्पेरेटिव। तो चूंकि आपने हर डिपार्टमेंट से एक बंदा लिया हुआ है उस क्वालिटी सर्कल में, तो उस बंदे को पहले ही पता है कि हमारे डिपार्टमेंट में क्या इशू आ रहा है, प्रोडक्शन में क्या इशू आ रहा है। एक मशीनरी है वो स्क्रैप करने वाली है, नई लाने वाली है। मार्केटिंग में क्या इशू आ रहा है, यार बजट कम होता है, हम हाई क्वालिटी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। एचआर में क्या इशू आ रहा है, हम वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वर्कर नहीं रख पा रहे क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं है। मतलब हर डिपार्टमेंट का बंदे को अपने डिपार्टमेंट के इश्यूज का पता होता है। तो आप फौरी तौर पर उनको आइडेंटिफाई करके सोल्यूशन पेश करते हैं, और ये मैनेजमेंट से ज्यादा अच्छा इशू को आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं और रिजॉल्व, क्योंकि उनको तो रेगुलर बेसिस पे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। मतलब मुझसे को पूछे कि क्लास में, एक सर्टन क्लास में बच्चों को क्या इशू आ रहा है, मैं आसानी से बता सकता हूँ। प्रिंसिपल नहीं बता सकती, हेड नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि मैं क्लास के अंदर हूँ, मैं बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुन भी रहा हूँ और एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, लेकिन वो तो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, इसका मतलब है जो जॉब परफॉर्म कर रहा है, तो जॉब रिलेटेड इश्यूज का सबसे ज्यादा किसको पता होगा? वर्कर्स। तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको बता पाएंगे और फिर सोल्यूशन भी पेश करवाएंगे, जारी बात है। अच्छा, तो एक तो ये तरीका है क्वालिटी सर्कल। फिर सेल प्रोडक्शन, ये भी हम इसको से आगे चल के पढ़ेंगे। आगे जब क्वालिटी का चैप्टर भी है, इनफैक्ट तो हमने एएस में पढ़ लिया भाई। सेल प्रोडक्शन यही कि आपने डिफरेंट सेक्शन बना दिए हैं प्रोडक्शन के, और हर सेक्शन में एक पर्टिकुलर पार्ट बन रहा है प्रोडक्ट का। यानी कि सिमिलर टू स्पेशलाइजेशन, जब एक ही पार्ट को आप बार बार बनाएंगे तो यू गेट एक्सपर्ट। गलती कम होगी, चीजें ज्यादा बनेंगी, और क्वालिटी भी आपको तो माफ होगी। तो ये फायदा हो गया। फिर फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड, ये आप जाने मोटिवेशन के लिए आपको ये भी करना पड़ता है। कईयों को फाइनेंशियल इंसेंटिव से मोटिवेट होते हैं कई लोग, और कई लोग नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से मोटिवेट होते हैं। ये भी आपने एएस बिजनेस में पढ़ा हुआ है। फिर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये वैसे हमने आगे नीचे चूंकि पढ़ने लगे हैं, तो इसलिए हम उस पर ही बात करते हैं। तो स्टार्ट ही उसी से करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? वर्कर्स को मैनेज करना है थ्रू ऑब्जेक्टिव्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बजाय इसके कि आप वर्कर्स को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करें या उनके ऊपर चेक रखने के लिए सुपरवाइजर्स हायर करें, जिससे वर्कर्स भी डिमोटिवेट होते हैं, यार ये क्यों हमें देख रहे हैं, और दे माइट नॉट बी एबल टू परफॉर्म, क्योंकि वो थोड़े से कॉशियस हो जाते हैं, स्लो हो जाएंगे। और दूसरा कि सुपरवाइजर को भी आपको पे करना पड़ रहा है, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है। तो आप क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव सेट करने, आप हर वर्कर्स का एक टारगेट सेट करते हैं कि भाई आपका ये टारगेट है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में तो भाई आपने इतनी सेल ज्यादा करनी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो भाई आपने इतनी आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करनी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में तो भाई आपने इतनी कॉस्ट कॉस्ट सेविंग ज्यादा करनी है। मतलब हर डिपार्टमेंट का जो में जो वर्कर काम कर रहा है उसी की जॉब से रिलेटेड आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव आप खुद सेट नहीं करेंगे, यू विल होल्ड फ्रीक्वेंट मीटिंग विद द वर्कर्स
और वर्कर से डिस्कस करेंगे, बताएं जी भाई आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अब वर्कर ने अगर अपना पोटेंशियल शो करना है तो वो आपको खुद बताएगा जनाब मैं ये वाला टारगेट अचीव कर लूंगा। एक तो ये कि अब वर्कर एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि जनाब वो टारगेट इतना मुश्किल था मैं अचीव नहीं कर पाया। अब वर्कर जो है ना विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू अचीव दैट टारगेट। क्यों? कहेगा भाई टारगेट मैंने खुद दी है बॉस को, तो अगर मैं ही अचीव नहीं करूंगा तो इसका मतलब है मेरी कॉम्पिटेंसी पे क्वेश्चन मार्क लग गया कि सब यार आप तो अपने अपने सेट के ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर सकते, बिजनेस ऑब्जेक्टिव को कहां से अचीव करोगे। तो इसलिए वो फिर क्या करेगा, मैंने आपको जैसे बताया कि वो दिन रात एक कर देगा और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेगा। तो ये एक फायदा होगा, आपको मॉनिटर करने की जरूरत ही नहीं है। टारगेट दे दिया, हाँ ये जरूर है। फ्रीक्वेंट मीटिंग क्यों हो रही है ये मैं आपको बता दूं। एक मीटिंग में टारगेट सेट कर लिया, आगे अगर एम्प्लॉय को प्रॉब्लम हो रही है टू मीट दैट टारगेट और वो चीजें बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय, तो उसको मीटिंग करनी है ताकि बताए सर जी ये इशू आ रहा है, मुझे ये जल्दी से इशू रिजॉल्व करके दें ताकि मैं अपने टारगेट को पूरा कर सकूं। क्योंकि वो उसकी अथॉरिटी से या उसके काम से बाहर जा रहा है। जैसे कि पैसों का इशू आ रहा है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हैंडल करना है, ये प्रोडक्शन में काम कर रहा है, तो ये तो कन्वे करेगा ना आगे। तो इसलिए मीटिंग जरूरी है। वो प्रोडक्शन मैनेजर को कहेगा, प्रोडक्शन मैनेजर फाइनेंस फाइनेंस मैनेजर को कहेगा, वो कोऑर्डिनेट करेंगे और इशू को रिजॉल्व करेंगे। तो इसीलिए फ्रीक्वेंट मीटिंग तो होंगी बार बार। लेकिन इससे एम्प्लॉइज वुड स्टे मोटिवेटेड कि यार हमने टारगेट दिया, हमें तो भाई एट एनी कॉस्ट इसको अचीव करना है। एंड वंस यू अचीव इट तो आपको फिर वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन और अदर फॉर्म्स ऑफ जो रिवॉर्ड्स हैं वो भी मिलेंगे, या एटलीस्ट यू वुड स्टे विद द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस को लगेगा यू आर अ यूजफुल एसेट फॉर द बिजनेस, क्योंकि आप अपने टारगेट्स को मीट कर रहे हैं। तो अगर कुछ ना भी मिले तो आपकी जॉब तो सिक्योर होगी कम से कम। और हर जॉब के टारगेट्स होते हैं, होने चाहिए। अच्छा, अब फायदे देख लो जल्दी से। एम्प्लॉइज बिकम मोटिवेटेड एंड वर्क टू देयर पोटेंशियल, मैंने बता दिया, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ऑब्जेक्टिव्स एक्ट एज अ कंट्रोल डिवाइस टू मैनेज बिजनेस सक्सेसफुली। जब ऑब्जेक्टिव दे दिए तो आपको पता चल रहा है कि अच्छा, फ्रीक्वेंट मीटिंग में आप ये भी बताते जाते हैं एज एन एम्प्लॉय मैनेजर को हमने कितना अचीव कर दिया। आधा टाइम गुजर गया तो क्या आधा टारगेट अचीव हुआ है, नहीं हुआ, क्या इशूज है और आप ये कैसे अचीव करेंगे, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन आपको पता चलेगा कि भाई आप जो है ना वो ऑन द पाथ है टू अचीव दैट टारगेट और नॉट। ताकि ये ना हो कि जब एंड ऑफ द डे पता चले टारगेट अचीव नहीं हुआ तो फिर आप सोचें क्या करना है। आप पहले ही चूंकि कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्शन आपकी फ्रीक्वेंट मीटिंग चल रही है, तो आपको पता चलेगा। कंट्रोल डिवाइस का मतलब ये है कि पता चलेगा कि बिजनेस डी ट्रैक हो रहा है या वो राइट ऑन द ट्रैक है, और एंड एट द एंड वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे। आप देख सकते हैं। तो आप जो है ना वो अगर बिजनेस ट्रैक पे नहीं है, आपको लगता है ऑब्जेक्टिव अचीव करना मुश्किल है, काम लिंगर ऑन हो रहा है, तो आप फौरी तौर पर उसको एड्रेस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इशू अगर कोई रिजॉल्व नहीं हो रहा, ना कि आपको एंड पे पता चले कि ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ, आप पहले से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, टारगेट थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ यार ये इशू आया था, चलो इसको जल्दी से रिजॉल्व कर लो, 2 दिन ऊपर ले लो, ये हो सकता है। लेकिन टारगेट अचीव ही ना हो सिरे से या बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, वो नहीं होगा। यू कैन अवॉइड दैट। अच्छा, स्टाफ परफॉर्मेंस कैन बी इजीली measured अगेंस्ट द प्री सेट ऑब्जेक्टिव। जारी बात है, एम्प्लॉय को आपने अगर सैलरी में रेज देनी है, प्रमोशन देनी है, आइडेंटिफाई करना है कि ये हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज में से आता है कि नहीं, तो वो आप कर सकते हैं टारगेट की बेस पे। एम्प्लॉयज नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम सो एक्शन ऑफ वर्क बिकम मोर, वर्कर्स बिकम मोर फोकस। ये आखिर आपको समझ आती है। उनको पता है टारगेट हमने सेट किया ये है, तो अब कौन कौन से एक्शन लेने हैं इन टारगेट को अचीव करने के लिए, वो उनको पता है, तो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। ऑल एफर्ट्स शुड बी टुवर्ड्स अचीविंग द ओवरऑल एम ऑफ द बिजनेस। कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे क्योंकि अब आप एक दूसरे से लड़ेंगे थोड़ी। आपका टारगेट आपने वो अचीव करना है, चाहे आपकी कुलीग से बनती है नहीं बनती है, आप उसके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो एक और अच्छी बात आ गई, क्योंकि आपके जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पर्सनल इश्यूज हैं, आप उनको क्या करेंगे, आप उनको साइड पे कर देंगे। ठीक है। और आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा, आपने जो ऑब्जेक्टिव दिया है या जो सेट किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, आपका पर्सनल टारगेट, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो आप अपने पर्सनल इश्यूज को वो क्या कहते हैं, यू वॉन्ट ड्राइव देम
टू अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। अच्छा, फिर यू ड्राइव दम कह रहा हूँ कि यू वॉन्ट अलाउ देम टू ड्राइव यू टू अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। आप कहेंगे भाई इश्यूज हैं तो हैं, मुझे अपना टारगेट अचीव करना है और मुझे इस बंदे से काम निकलवाना है, जैसे भी हो, मेरी इससे बनती है या नहीं बनती है। हमें एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखनी है। अगर एक फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं है, सोशल रिलेशनशिप नहीं है, डजेंट मैटर। अच्छा, नुकसान क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टेक्स टाइम एज डिटेल्ड डिस्कशन था। मतलब आपको बार बार जब मीटिंग करनी है और कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव को ब्रेक डाउन करके उस पर्सनल जो एम्प्लॉई है उसके पर्सनल टारगेट तक पहुंचना है और उसको फिर वो टारगेट देना है, तो उसमें टाइम लगेगा। टाइम लगेगा तो एम्प्लॉय का फोकस अपनी जॉब पर फॉर द टाइमिंग नहीं रहेगा, तो उससे भी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आ सकता है। ऑब्जेक्टिव बिकम आउटडेटेड, क्योंकि आपने बड़ा टाइम लगा के ऑब्जेक्टिव सेट किया एम्प्लॉय के साथ, बाद में हालात बदल गए, एनवायरनमेंट बदल गया, तो अब दोबारा टारगेट सेट करो, वो वेस्ट हो गया। ठीक है ना? गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी निकाल दी, कोई मुल्क में जैसे कोविड 19 आ गया था, कोई जल्जला आ गया, कुछ भी हो गया, एनीथिंग कैन हैपन, तो वो फिर ऑब्जेक्टिव आपके उसका कोई फायदा नहीं हुआ, वो टाइम जो लगाया आपने, टाइम वेस्ट हो गया। एमबीओ विदाउट सफिशिएंट रिसोर्सेज एंड स्टाफ ट्रेनिंग इज लीस्ट इफेक्टिव। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी नहीं हुई, रिसोर्सेज है नहीं, तो टारगेट देने का फायदा, क्योंकि एम्प्लॉय ना वो अचीव कर सकता है और ना ही उसके पास रिसोर्सेज अचीव करने के लिए, तो फिर वो यूजलेस है। तो आपने देखना है कि एम्प्लॉय इज कॉम्पिटेंट एनफ टू वर्क इंडिपेंडेंटली इफ टारगेट इज गिवन टू द एम्प्लॉय। वो एम्प्लॉय कह दे जी सर मैं कर लूंगा, बेफिक्र हो जाए, आप बेफिक्र हो गए, उधर उसने काम सारा चौपट कर दिया। तो सर जी मैंने तो बड़ी कोशिश की क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं था। तो आप हर एम्प्लॉय के साथ ये एमबीओ यूज नहीं कर सकते। आपको देखना है कि डू यू ट्रस्ट एम्प्लॉय कि वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा और जो टारगेट आप दे रहे हैं या वो हामी भर रहा है वो कर लेगा। तो ये आपको देखना है, या तो आपने उसको इतनी अलाउ किया हुआ है, उसकी ट्रेनिंग है, उसको इतने रिसोर्सेज की एक्सेस दी हुई है, फिर तो ठीक है, अदरवाइज इट वुड बैकफायर। आपके वो टाइम भी जाया हुआ, कॉस्ट भी लग गई और डेडलाइन भी मीट नहीं हुई, इमेज अलग खराब हो गया। अच्छा, आगे हमारे पास जो वर्क फोर्स प्लानिंग एंड इट्स रोल है, ये हम फिर इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में देखते हैं।